दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी कालिदास पार्ट 2 को। इस फिल्म की मिस्ट्री इतनी गहरी है कि आपका भी सर चकरा जाएगा, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में 7 साल पहले चेन्नई के एक हाई कोर्ट का सीन दिखाते हैं। कोर्ट रूम का माहौल गर्म है और नटराज नाम का एक नामी वकील एक केस लड़ रहा है। वो अपने क्लाइंट के पक्ष में एक के बाद एक ऐसे सबूत पेश करता है कि कोर्ट उस बेगुनाह इंसान को बाइज्जत बरी कर देती है और साबित हो जाता है कि उस पर लगाए गए सारे इल्जाम मनगढ़ंत थे। इसके बाद कहानी सीधा आज के समय में लौटती है, जहां हमारी मुलाकात होती है पुलिस ऑफिसर कालिदास से। वह रास्ते में कहीं जा रहा होता है कि अचानक उसके फोन पर एक औरत की घबराई हुई आवाज आती है। वह रोते हुए कालिदास से अपनी जान बचाने की भीख मांगती है कि कुछ लोग उसे मारने वाले हैं। तब बिना एक भी पल गवाए कालिदास उस जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ पहले से कुछ गुंडे घात लगाए बैठे थे। यहाँ एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें वो लोग कालिदास को बुरी तरह घायल कर देते हैं और फिर वो मौका पाकर फरार भी हो जाते हैं। फिर खून से लथपथ कालिदास जैसे तैसे घर के अंदर उस औरत को बचाने जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह औरत तो मारी जा चुकी थी। ये देखकर तो कालिदास पूरी तरह टूट जाता है। अब अगले सीन में हमें एक बेहद आलीशान अपार्टमेंट की दुनिया में ले जाया जाता है। यहाँ एक खुशहाल परिवार रहता है, गोकुल, उसकी पत्नी और उनकी एक प्यारी सी 3 साल की बेटी मित्रा। इसी परिवार के ठीक सामने वाले फ्लैट में स्टीफन नाम का एक अजीब सा आदमी रहता है। उसकी आदत है कि वह हमेशा गोकुल के परिवार को घूरता रहता है। फिर एक दिन नन्ही मित्रा अपार्टमेंट के बगीचे में अपने खिलौने वाले कुत्ते के साथ खेल रही होती है और उसे पपी से बहुत लगाव है। इत्तेफाक से स्टीफन के पास भी एक छोटा सा पपी होता है। मित्रा खेलते खेलते उस पपी की तरफ आकर्षित होकर स्टीफन के पास जाने लगती है। ये देखकर स्टीफन एक अजीब सी चाल चलता है। वह जानबूझकर पपी को लेकर अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने लगता है। तब मासूम मित्रा भी पपी के लालच में उसके पीछे पीछे चल देती है। फिर स्टीफन लिफ्ट में दाखिल होता है और लिफ्ट का दरवाजा खुला ही रखता है ताकि मित्रा अंदर आ सके। लेकिन उसी वक्त गोकुल अपनी बच्ची को ढूंढते हुए वहाँ जाता है और मित्रा को गोद में उठा लेता है। तभी गोकुल को देखते स्टीफन भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसी बिल्डिंग में एक महिला सेक्रेटरी भी रहती है जिसका अपने पति से तलाक हो चुका है और वह एक अपनी टीनेज बेटी के साथ यहाँ रहती है। अब क्योंकि नया साल आने वाला है, इसलिए वह सेक्रेटरी पूरी बिल्डिंग के लिए न्यू ईयर पार्टी, डांस और जश्न की तैयारियों में बहुत बिजी है। इधर कहानी में एक नया मोड़ आता है। स्टीफन को किसी का फोन आता है जो कहता है कि मैं निकल चुका हूँ, तुम भी जल्दी निकलो। और यहीं हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। असल में ये अजीब सा दिखने वाला स्टीफन पेशे से एक वकील है। वह कोर्ट पहुँचता है और वहाँ मौजूद एक खास आदमी पर गिद्ध की तरह नजर रखने लगता है। फिर कुछ ही देर में कालिदास भी अपने एक हवलदार के साथ किसी केस के सिलसिले में उसी कोर्ट में आता है। तभी वहाँ उसकी नजर पंडियन नाम के एक खुखार गुंडे पर पड़ती है और कालिदास को तुरंत शक हो जाता है कि अगर पंडियन यहाँ है तो जरूर कोई ना कोई बड़ा क्राइम होने वाला है। दूसरी ओर स्टीफन जिस आदमी पर नजर रखे हुए था, वो जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलता है तो शायद पंडियन उसे किडनैप कर लेता है। फिर रात के अंधेरे में स्टीफन अपनी कार लेकर एक बेहद सुनसान और वीरान जगह पर जाता है। जब वह अपनी कार की डिक्की खोलता है तो अंदर वही आदमी बंधा हुआ मिलता है जिस पर कोर्ट में नजर रखी जा रही थी। स्टीफन उसे बाहर खींचता है और जानवरों की तरह उसे पीटना शुरू कर देता है। वो आदमी भी हार नहीं मानता। हाथ पैर बंधे होने के बावजूद वो स्टीफन पर पलटवार करता है। तब दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और अंत में स्टीफन उस आदमी को मौत के घाट उतार ही देता है। फिर अगली सुबह पुलिस को वो लाश मिल जाती है और कालिदास अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंचकर छानबीन शुरू करता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है और लाइन पर कोई और नहीं बल्कि वही स्टीफन होता है। दरअसल कालिदास अपनी पत्नी से तलाक ले रहा है और स्टीफन उसी केस के कागजातों पर साइन लेने के लिए फोन कर रहा था। तब कालिदास उसे एक पते पर बुला लेता है और बातों ही बातों में हमें ये भी पता चलता है कि स्टीफन उसी मशहूर वकील नटराज का जूनियर है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। फिर कुछ समय बाद मुर्दा घर के पास स्टीफन आकर कालिदास से पेपर पर साइन ले लेता है। हालांकि उसका यहाँ आने का मकसद कुछ और ही था। असल में वो शातिर तरीके से ये चेक करने आया था कि क्या पुलिस को उसके खिलाफ कोई सुराग मिला या नहीं। पर राहत की बात ये थी कि उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा था। फिर मुर्दा घर से बाहर निकलते ही कालिदास को उसी मारे गए आदमी के गुंडे मिल जाते हैं तो वो उन्हें बड़ी बुरी तरह फटकारता है कि कोर्ट जैसी सेफ जगह से कोई तुम्हारे बॉस को उठा ले गया और मार भी डाला और तुम लोग पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हो, इसमें तुम्हारी लापरवाही भी है। फिर ये सब देखने के बाद स्टीफन वापस अपने अपार्टमेंट लौट आता है। इसी अपार्टमेंट में हम एक और आदमी को देखते हैं, डॉक्टर प्रसन्ना। यह एक बेहद ही गुस्सैल और चिड़चिड़ा
चिड़चिड़ा आदमी है जो बिना बात के दूसरों पर चीखने लगता है, फिर चाहे सामने वाले की गलती हो या फिर ना हो। खैर अब आखिरकार 31 दिसंबर की रात आ ही जाती है। पूरे अपार्टमेंट में नए साल का जश्न चल रहा है। हर कोई म्यूजिक और डांस में खोया हुआ है, लेकिन स्टीफन की आंखें अभी भी सिर्फ उस नन्ही मित्रा को ही घूरे जा रही हैं। यहाँ मासूम मित्रा फिर से उस पपी को देखती है और खेलते खेलते स्टीफन के फ्लैट के अंदर चली जाती है। अब काफी समय बीत जाने के बाद जब मित्रा की माँ को अपनी बच्ची का ख्याल आता है तो वो घबरा जाती है, लेकिन मित्रा कहीं भी नजर नहीं आती। पूरे जश्न का माहौल एकदम से दहशत में बदल जाता है और लोग जमा हो जाते हैं और बच्ची की तलाश शुरू करते हैं। यह सब देखकर घबराई हुई सेक्रेटरी भी तुरंत पुलिस को फोन मिलाती है, जिसके बाद कालिदास अपनी पुलिस टीम के साथ वहाँ पहुँचता है। वो सबसे पहले गोकुल और उसकी पत्नी को तसल्ली देता है कि वो बची है, कहीं आसपास खेल रही होगी या कहीं छुप गई होगी, टेंशन मत लो। फिर वह अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि बिल्डिंग के गटर, बेसमेंट और हर कोने की तलाशी ली जाए। वहीं एक कांस्टेबल सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगता है, जिसके बाद सबने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, पर मित्रा का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पुलिस बैचलर लड़कों के फ्लैट्स भी चेक करती है और हेड कांस्टेबल तलाश करते करते स्टीफन के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अब क्योंकि वो स्टीफन को पहले से जानता था, इसलिए बस वो ऊपर ऊपर से पूछकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब कालिदास वापस गोकुल के फ्लैट पर आता है तो वहाँ डॉक्टर प्रसन्ना बैठा हुआ था। वो यहाँ कालिदास पर बुरी तरह भड़क जाता है और पुलिस के काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठाने लगता है। यहाँ तक कि वो ताना मारता है कि तुम लोगों से एक छोटी सी बच्ची ढूंढी नहीं जा रही, मैं सीधा डीएसपी से शिकायत करूंगा। इन सब तानों को नजरअंदाज करके कालिदास सेक्रेटरी से कहता है कि उसे बिल्डिंग के सारे बच्चों से बात करनी है, शायद किसी ने मित्रा को देखा होगा। तो सेक्रेटरी भी उसके इंतजाम में लग जाती है। इसके बाद कहानी में अब एक और नई ऑफिसर एसीपी वैष्णवी की एंट्री होती है। उसके सीनियर का आदेश आता है कि वो तुरंत इस केस की कमान संभाले और कालिदास के साथ मिलकर इस केस को सुलझाए। फिर यहाँ से वैष्णवी फौरन उस अपार्टमेंट में आती है और वहाँ कालिदास रात के 12:30 बजे बच्चों को इकट्ठा करके पूछताछ कर रहा था कि आखिरी बार मित्रा को किसके साथ देखा गया। तब वैष्णवी उसे टोकती है और कहती है कि इतनी रात को बच्चों को परेशान करना ठीक नहीं है, उन्हें सोने दो, हम सुबह बात करेंगे। फिर जब कालिदास उसे केस की डिटेल्स देता है तो वैष्णवी पुलिस फोर्स की कमी पर भड़क जाती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस काफी कम थी। इस पर कालिदास समझाता है कि न्यू ईयर होने की वजह से स्टाफ कम है। तो वैष्णवी तुरंत अपने सीनियर को फोन करके एक्स्ट्रा फोर्स मांगती है, पर उल्टा उसे ही डांट पड़ जाती है कि एक बच्चे के लिए पूरी बटालियन नहीं दी जा सकती। के बाद यहाँ जो भी फोर्स मौजूद थी वह कुछ स्थानीय लोगों की मदद से पूरी रात बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। तभी एक आदमी को झाड़ियों में कुछ अजीब सा दिखता है और वह पुलिस को बुला लेता है। वहाँ पहुँचकर तो सबके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि झाड़ियों में स्टीफन का वो पपी मरा हुआ पड़ा था और उसके गले में मित्रा के खिलौने वाला वही पट्टा बंधा था। तब वैष्णवी तुरंत कालिदास को ऑर्डर देती है कि पता लगाओ ये कुत्ता किसका है, शायद कातिल तक पहुँचने का यही एकमात्र रास्ता होगा। फिर कालिदास सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि क्या बिल्डिंग में कोई ऐसा है जो कुत्तों की अच्छी खासी जानकारी रखता हो। तो गार्ड एक ऐसे लड़के का नाम बताता है जिसे हर ब्रीड के कुत्तों की पहचान है। तब पुलिस उस लड़के को मरे हुए पपी की फोटो दिखाती है और लड़का बताता है कि उसने एक ऐसा कुत्ता बिल्डिंग के एक खास फ्लैट में देखा है। तो पुलिस उस फ्लैट पर पहुंच जाती है जो बाहर से बंद था, लेकिन कालिदास को अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसती है तो देखती है कि कुछ लड़के और लड़कियां नशे में धुत होकर गांजा पी रहे हैं और उन्होंने वहाँ गांजे के पौधे भी लगा रखे हैं। पर जब पुलिस उनके कुत्ते को देखती है तो वो जिंदा और सेफ था, मतलब कातिल कोई और है। तभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा पुलिस वाला दौड़ कर आता है और बताता है कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो मरा हुआ कुत्ता स्टीफन का है। यह सुनते ही कालिदास अपने हवलदार को फटकार लगाता है कि तुमने स्टीफन से ठीक से पूछताछ क्यों नहीं की। तो हवलदार कहता है कि साहब वो वकील नटराज का आदमी है, इसलिए मैंने ज्यादा शक्ति नहीं दिखाई, वरना नटराज को ये बात पता चलती तो वो हमारी खटिया खड़ी कर देता। तब वैष्णवी ये सुनकर आग बबूला हो जाती है और कहती है कि जब तक केस सॉल्व नहीं होता हर इंसान को शक के दायरे में रखो। फिर वो लोग तुरंत स्टीफन के फ्लैट पर आते हैं, लेकिन पता चलता है कि स्टीफन फिलहाल चर्च गया हुआ है। इसके बाद ये दोनों बिना देरी किए चर्च की तरफ भागते हैं, पर वहाँ पहुँचते ही ये लोग देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर कुमार स्टीफन को अपनी जीप में बैठा कर ले जा रहा है। तो कालिदास और वैष्णवी तुरंत उसकी जीप रोकते हैं और स्टीफन को उनके हवाले करने को कहते हैं। पर कुमार पहले तो अड़ जाता है कि वो स्टीफन को किसी दूसरे केस की पूछताछ के लिए ले जा रहा है, लेकिन इन ऑफिसर के कहने के बाद वो स्टीफन को वैष्णवी को सौंप देता है। जिसके बाद वैष्णवी स्टीफन से कड़े सवाल करती है, लेकिन स्टीफन के मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं आता। वो तो पत्थर की तरह शांत बैठा रहता है। तभी बिल्डिंग की सेक्रेटरी पुलिस वालों को बाहर बुलाती है और पुलिस वाले भाग कर आते हैं। फिर वहाँ का नजारा देखकर सबकी तो रूह कांप जाती है, क्योंकि
उसके अपार्टमेंट से कुछ ही दूरी पर एक छोटे से बैग में मासूम मित्रा की लाश पड़ी थी। ये देखकर तो बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन की जेब में मित्रा की डॉल होती है, जिसे वो चुपके से दूर फेंक देता है। अब ये सब होने के बाद तो पुलिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो स्टीफन को बुरी तरह पीटने लगते हैं। ठीक उसी वक्त वहाँ वही वकील नटराज आ जाता है और वो वैष्णवी को चेतावनी देता है कि वो उसके जूनियर पर हाथ न उठाए, क्योंकि मित्रा की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वैष्णवी जवाब देती है कि सारे सबूत इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और इसी बहस के दौरान एक बहुत ही गहरा राज खुलता है। पता चलता है कि 7 साल पहले स्टीफन पर एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था और नटराज ने ही उस केस में स्टीफन को बचाया था, जिसके बाद स्टीफन ने कानून की पढ़ाई की और वो वकील बन गया। यानी ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। खैर अब ये सब जानकर वैष्णवी इस पुराने इतिहास को हत्या का मोटिव मानती है, लेकिन नटराज कहता है कि वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ था। अगर तुम्हारे पास इस मर्डर का कोई सुराग है तो कोर्ट में पेश करो, हवा में बातें मत करो। इतना कहकर नटराज स्टीफन को वहाँ से छुड़ा ले जाता है। अब अगले दिन वैष्णवी उसी इंस्पेक्टर कुमार को स्टीफन की जासूसी करने के काम में लगा देती है। उधर कालिदास मित्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आता है और रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात थी कि मित्रा के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, बल्कि उसकी मौत तो सिर पर गहरी चोट लगने से हुई थी। यहाँ से कालिदास को पूरा यकीन हो चुका था कि ये काम स्टीफन का नहीं है, क्योंकि वो उसे पहले से भी जानता था। पर वैष्णवी का शक अभी भी स्टीफन पर ही टिका था। फिर जब वह यही बात अपने सीनियर्स को बताती है तो उसके सीनियर्स भी यही कहते हैं कि बिना किसी सबूत के अगर स्टीफन पर हाथ डाला तो नटराज हमें नहीं छोड़ेगा। इसके बाद कालिदास और वैष्णवी इसी बात पर बाहर आकर बहस कर रहे होते हैं कि तभी अपार्टमेंट की सेक्रेटरी घबराई हुई उनके पास आती है और वह कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ पूछने पर वो बताती है कि स्टीफन के खुलेआम घूमने से उसे अपनी बेटी की फिक्र हो रही है और वो एक बड़ा खुलासा करती है कि पार्टी वाली रात उसकी बेटी ने मित्रा को स्टीफन के साथ लिफ्ट में देखा था। उसी वक्त उसे एक और कॉल आती है और पता चलता है कि उसके बेटे की एक सहेली की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई है। यह सुनते ही पुलिस की टीम फौरन बिल्डिंग में जाती है, लेकिन वहाँ के लोग खासकर वो गुस्सैल डॉक्टर प्रसन्ना पुलिस को अंदर घुसने नहीं देता। यहाँ तक कि वो इल्जाम लगाता है कि पुलिस की नाकामी की वजह से एक और जान चली गई। तब माहौल बहुत गंभीर हो जाता है और सेक्रेटरी उस मरी हुई लड़की के पास बैठकर बहुत रोती है। कालिदास किसी तरह गोकुल को समझाता है कि वो लोगों को शांत करे ताकि पुलिस अपना काम कर सके। इसी बीच वैष्णवी जासूसी कर रहे कुमार को कॉल करती है और कुमार बताता है कि स्टीफन एक थिएटर में शांति से बैठकर मूवी देख रहा है, लेकिन फिर अचानक स्टीफन अपनी सीट से उठता है और बाहर चला जाता है। कुमार भी उसके पीछे बाहर आता है, लेकिन तभी थिएटर के अंदर भगदड़ मच जाती है। फिर कुमार जब अंदर जाकर चेक करता है तो वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी होती है। वहीं उधर स्टीफन एक पुल के पास जाकर अपना हथियार पानी में फेंक देता है। इसके बाद कालिदास जब वहाँ पहुंचकर हालात का मुआयना करता है तो वह एक दिलचस्प बात नोटिस करता है कि स्टीफन उस मारे गए आदमी से काफी दूरी पर बैठा था, जिसका मतलब उसने किसी और तरीके से इन सारी वारदात को अंजाम दिया होगा। जिसके बाद तो शक के आधार पर बिना देर किए वैष्णवी एक बार फिर स्टीफन को गिरफ्तार कर लेती है और जब पुलिस उसे घसीट कर ले जा रही होती है तो वहाँ खड़ी पब्लिक स्टीफन पर भड़क रही थी। हालांकि वैष्णवी का सीनियर ये जानकर उस पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने बिना सबूत के फिर से स्टीफन को पकड़ लिया। तो वैष्णवी दावा करती है कि वो सच साबित कर रहेगी, लेकिन फिर भी सबूत न होने के कारण कुछ ही समय में स्टीफन को छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद तो कालिदास वैष्णवी को समझाता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, स्टीफन असल में कातिल नहीं है। तो ये सब सुनकर वैष्णवी उस 7 साल पुराने केस के बारे में बताती है जिसमें स्टीफन पर आरोप लगे थे। पर कालिदास उससे वादा करता है कि अगर उसने साबित कर दिया कि स्टीफन ने 7 साल पहले भी कुछ नहीं किया था तो वैष्णवी को अपना शक छोड़ना होगा। जिसके बाद पुराने केस की फाइल खंगालने के लिए कालिदास वकील नटराज से मिलता है और उस माइनर लड़की की डिटेल्स मांगता है। तो नटराज भी स्टीफन की बेगुनाही साबित करने के लिए वो फाइल उसे दे देता है। अब छानबीन करते हुए दोनों गोकुल की पत्नी के पास पहुंचते हैं और यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 7 साल पहले जिस गवाह की वजह से स्टीफन जेल से छूटा था वो गवाह कोई और नहीं बल्कि गोकुल की पत्नी ही थी। यहाँ वो पूरी कहानी बयां करती है। असल में कॉलेज के दिनों में वो और स्टीफन एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। एक रात जब वो छुपकर स्टीफन को एक तोहफा देने गई तो उसने देखा कि कुछ लोग स्टीफन को बुरी तरह पीट रहे हैं और उन लोगों का इल्जाम था कि स्टीफन ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। पर स्टीफन की लवर जानती थी कि स्टीफन बेगुनाह है, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसके घर वालों ने उसे गवाही देने नहीं दी और वो लोग शहर छोड़कर चले गए। फिर कुछ समय
समय बाद पंडियन नाम के गुंडे ने उससे कांटेक्ट किया और नटराज की मदद से उसने कोर्ट में गवाही दिलवाई, जिससे स्टीफन आजाद हो गया। और यही कारण है कि आज भी उसे पूरा यकीन है कि स्टीफन मित्रा को खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। यहीं ये भी मालूम पड़ता है कि स्टीफन ने इसी अपार्टमेंट में केवल उसे देखने के लिए ही घर लिया था। उसी समय पांडियन का नाम सुनकर कालिदास का सर चकरा जाता है कि एक गुंडे ने स्टीफन की मदद क्यों की होगी। फिर सच्चाई जानने के लिए वो दोनों उसी रात पंडियन के अड्डे पर जाते हैं और वहाँ पंडियन कहानी का एक और पन्ना खोलता है। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि 3 नशेड़ी दरिंदे रास्ते में पेशाब कर रहे थे। तभी वहाँ से एक छोटी बच्ची गुजरी और उन तीनों ने मिलकर उस मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लिया। उसी रास्ते से गुजर रहे स्टीफन ने जब बच्ची की चीखें सुनी तो वो मदद के लिए दौड़ा, लेकिन अंधेरे में वहाँ के लोगों ने गलतफहमी में स्टीफन को ही मुजरिम समझ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पंडियन उस वक्त जेल में ही था। उसे स्टीफन की मासूमियत और बहादुरी पर तरस आ गया और उसने स्टीफन से दोस्ती करके नटराज की मदद से बाद में उसे रिहा करवाया। आगे जब वैष्णवी पूछती है कि हाल ही में मरे हुए उन 2 आदमियों को किसने मारा, तो पंडियन मुस्कुराकर गोलमोल जवाब देता है कि उन पापियों को उनके कर्मों की सजा मिल गई है और असल में दोस्तों उन तीनों में से 2 आदमियों को स्टीफन नहीं मारा था। जिसके बाद इंस्पेक्टर कुमार बताता है कि स्टीफन एक चर्च के पास है और वो किसी का पीछा कर रहा है। यह सुनते ही कालिदास और वैष्णवी तुरंत वहाँ भागते हैं। दरअसल स्टीफन उस 7 साल पुराने केस के तीसरे और आखिरी दरिंदे का पीछा कर रहा था। तभी चर्च की लाइट अचानक गुल हो जाती है और जब लाइट आती है तो वहाँ से वो आदमी गायब था, क्योंकि पंडियन के आदमियों ने उसे वहाँ से किडनैप कर लिया था। फिर जब स्टीफन वहाँ से निकलने लगता है तो कालिदास उसे रोक लेता है, जिसके चलते दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और कालिदास उसे काबू में कर लेता है। फिर यहाँ वो स्टीफन को समझाता है कि नटराज सर ने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, इन हत्याओं के चक्कर में खुद को बर्बाद मत करो। यह सब सुनने के बाद आखिरकार स्टीफन अपनी चुप्पी तोड़ता है और न्यू ईयर वाली रात क्या हुआ था सब सच बताता है। वो कहता है कि उस रात मित्रा खुद चलकर उसके फ्लैट में आई थी। वो बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ था और उसने अपना पपी उसे खेलने के लिए दिया था। इसके बाद मित्रा वहाँ से चली गई और उसे नहीं पता कि फिर क्या हुआ। फिर जब पूरी बिल्डिंग मित्रा को ढूंढ रही थी तो वह भी चुपचाप उसी की तलाश कर रहा था। उसी दौरान उसे मित्रा का एक खिलौना मिला और उसके पास ही एक हल्क का डरावना मास्क भी पड़ा मिला था। अब कालिदास और वैष्णवी ये नया सुराग मिलते ही दोनों अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को फिर से बारीकी से खंगालते हैं और वहाँ उन्हें दिखता है कि पार्टी वाली रात वो हल्क का मास्क किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर प्रसन्ना ने पहना हुआ था। तब कालिदास तुरंत बिल्डिंग के गार्ड को फोन करके पूछता है कि डॉक्टर साहब घर पर हैं क्या। तो गार्ड के हाँ कहते कालिदास फोन काट देता है, लेकिन वो गार्ड तो चापलूसी में तुरंत डॉक्टर प्रसन्ना को कॉल करके बता देता है कि पुलिस आपके बारे में पूछ रही थी। फिर जैसे ही कालिदास और वैष्णवी बिल्डिंग के पास पहुँचते हैं तो उनके सामने ही डॉक्टर प्रसन्ना छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है, जो देखकर तो इनके होश उड़ जाते हैं। उधर हमें ये भी पता चलता है कि पांडियन ने उस तीसरे दरिंदे को भी मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन मित्रा के केस की गुत्थी अभी भी उलझी थी। फिर कालिदास को अचानक सेक्रेटरी की बात याद आती है, क्योंकि उसने दावा किया था कि उसकी बेटी ने मित्रा और स्टीफन को लिफ्ट में एक साथ देखा था, जबकि स्टीफन का कहना था कि मित्रा उसके पास अकेले आई थी। ये सोचकर वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो झोल है। फिर कालिदास उस सेक्रेटरी का पता निकलवा कर उसके घर जाता है और वहाँ जाते वो सेक्रेटरी को अपने सवालों के घेरे में ले लेता है। तब जाकर उस भयानक रात का असली खौफनाक सच सामने आता है। सेक्रेटरी कांपते हुए बताती है कि पार्टी वाली रात उसकी बेटी और उसकी सहेली छत पर वीडियो बनाने गए थे, पर जो लड़का गांजा पीता था वो अपने कुत्ते के साथ वहाँ मौजूद था। उसने इन लड़कियों पर कुछ गंदे कमेंट किए तो लड़कियां डरकर नीचे आई और अपनी माँ यानी सेक्रेटरी को ये बात बताई। उसी वक्त वहाँ मित्रा भी स्टीफन का पपी लेकर वापस जा रही थी, तो गुस्से में अंधी सेक्रेटरी को लगा कि ये पपी उसी गांजे पीने वाले लड़के का है, इसलिए वो गुस्से में उस पपी को छीनकर छत पर ले गई और उसे वहाँ से नीचे फेंक दिया। तब मासूम मित्रा भी अपने पपी को बचाने के चक्कर में दौड़ी और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो भी छत से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये देखकर तो सेक्रेटरी के होश उड़ गए और फिर उस पर किसी को शक न हो, इसलिए सेक्रेटरी ने मित्रा की लाश को एक बैग में भरा और दूर झाड़ियों में फेंक दिया। हालांकि इस हादसे को सेक्रेटरी की बेटी की सहेली ने देख लिया था, जिससे वो डरी हुई थी और पुलिस को सब बताना चाहती थी, पर अपना राज छुपाने के लिए उस सेक्रेटरी ने उस मासूम लड़की को भी स्विमिंग पूल में डुबाकर मार डाला। और रही बात डॉक्टर प्रसन्ना की, तो पार्टी वाली रात उसने अपना हल्क का मास्क इसी सेक्रेटरी को दिया था। फिर जब प्रसन्ना छत पर उससे वो मास्क वापस मांगने आया तो पोल खुलने के डर से सेक्रेटरी ने उसे छत से धक्का देकर मार डाला। अब अपने सारे गुनाह कबूल करने के बाद सेक्रेटरी कालिदास से कहती है कि बस कुछ पल रुकिए, मैं अभी आई। यह कहकर वो अंदर जाती है और खुद पर और अपनी बेटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेती है। ये देखते ही कालिदास अपनी जान पर खेलकर दरवाजा तोड़ता है और वो किसी तरह सेक्रेटरी
सेक्रेटरी की बेटी को तो बचा लेता है, पर सेक्रेटरी जिंदा जलकर राख हो जाती है। अब सब कुछ खत्म हो गया था और ये मिस्ट्री भी एक तरह से सॉल्व हो गई थी। लेकिन तभी स्टीफन का कालिदास के पास फोन आता है। स्टीफन बताता है कि मित्रा की डॉल के अंदर एक वॉइस रिकॉर्डर था। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद एक खौफनाक सच सामने आता है कि उस रात पपी को छत से सेक्रेटरी ने नहीं बल्कि उसकी बेटी ने फेंका था। असल में गांजे वाले लड़के से चिढ़कर उस बेटी ने पपी को फेंका और मित्रा भी नीचे गिर गई। फिर एक के बाद एक गलती को छुपाने के लिए माँ ने सारे इल्जाम अपने सर पर ले लिए और अपनी कातिल बेटी को बचाने के लिए खुद को आग लगा दी। अब यह सच जानकर कालिदास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उस बचाई गई बेटी को देखता रह जाता है, जो असल में सारी मौतों की असली जिम्मेदार थी। इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अब आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।